नमस्कार दोस्तों, पारस एजुकेशन जॉबनेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं और राजस्थान जीके के अंदर अपनी बेसिक कुछ परिचय से संबंधित स्थिति विस्तार की बेसिक क्लास हो गई थी। अब हम नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैं कामना करता हूं कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सब धीरे धीरे कोविड का प्रभाव भी सरकार ने अच्छा कार्य किया है तो कम हो जाएगा, तो उसके अनुसार उसके बाद में धीरे धीरे वापस उसी प्रकार से ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक हमें इस समय का सदुपयोग करना है और अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है अफवाह तंत्र। क्या नाम है? अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र आपका जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, अफवाह तंत्र में आपके नदियां आएगी। क्या आएगी? मुख्य रूप से नदियां और झीलें भी आ सकती है इसमें, लेकिन ज्यादातर आपके क्वेश्चन नदियों से आएंगे। किसके आएंगे? नदियों के। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। आपके राजस्थान जी के तो राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो अफवाह तंत्र पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं इस अफवाह तंत्र की। अफवाह तंत्र मतलब जल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल से। तो भारत के अंदर जितना भी जल है ना, उसका राजस्थान में कितना परसेंट? राजस्थान में जल की कमी है वैसे तो भारत में जितना कुल टोटल जल है उसका राजस्थान में 1% ये जल कितना है? भारत के कुल जल संसाधन का राजस्थान में, भारत के कुल जल संसाधन का राजस्थान के अंदर कितना है? 1% जल है। कितना परसेंट है? 1%। कुल जल संसाधन की बात हो रही है यहां पर। भारत का कुल जल संसाधन का राजस्थान में 1% है। अब पानी एक तो होता है, ये भूमि है हमारी, एक तो भूमि के ऊपर, इसे बोलते हैं सतही जल। क्या कहा जाता है? सतही जल कहा जाता है। एक होता है भूमि के नीचे, जिसे भूमिगत जल या भूजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमिगत जल या भूजल। तो सतही और भूजल दोनों को मिलाकर कुल जल संसाधन है जो भारत का, उसका राजस्थान में कितना परसेंट? 1% है। इसके बाद में आती है बात सतही जल की। भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में, भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में कितना परसेंट है? 1.16 यानी 1.16% है। भारत के कुल सतही मतलब भूमि से ऊपर वाला जल है, वो राजस्थान में कितना परसेंट है भारत का? 1.16%। फिर बात आती है भूजल की। भारत के कुल भूजल का राजस्थान में कितना परसेंट है? ये लगभग है 1.70%। कितना परसेंट है? 1.70। तो तीनों ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि कुल जल संसाधन का तो राजस्थान में 1%, जमीन से ऊपर यानी सतही जल का कितना? 1.16%, और जमीन के नीचे यानी भूजल का राजस्थान में कितना परसेंट है भारत का? 1.70% है। इसके बाद में आता है बात अपनी नदियों की। तो नदियों पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे लंबी नदी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? सबको पता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आंसर आता है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और, यहां पर ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना इसका। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। फिर क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा देगा
कि पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर, कि उद्गम भी राज्य से हुआ और राज्य में समाप्त हो गई हो या कहीं विलय हो गया हो राज्य में उसका, तो पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगी बनास। पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर। पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर राजस्थान की लंबी नदी आ जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, बनास हो जाएगा। तो डायरेक्ट पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर आंसर पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बनास नदी। फिर बात है राजस्थान की 12 मासी नदियां कौन सी है। 12 मासी को हम नित्यवाही भी बोल सकते हैं, जो वर्ष भर बहती रहती है। राजस्थान की 12 मासी या नित्यवाही नदियां जो वर्ष भर बहती रहती है, साल भर 12 महीने बहती रहती है, 2 नदियां हैं, उसको ध्यान रख लेना। सीएम, क्या याद रखोगे, सीएम। सी से हो जाएगा चंबल और एम से क्या हो जाएगा, माही नदी। तो राजस्थान में ऐसी कितनी नदियां जो वर्ष भर बहती रहती है, एक तो चंबल है और दूसरी कौन सी है, माही है। पहली तो कौन सी, प्रमुख रूप से चंबल, और दूसरी नदी कौन सी है, नित्यवाही माही। ये 12 महीने बहती रहती है, इनके अलावा कोई भी राजस्थान में नित्यवाही नदी नहीं है। फिर बात आती सर्वाधिक जिलों में बहने वाली। राजस्थान की नदियां, ऐसी नदियां जो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों में बहती है और 6 जिलों में बहती है। 3 नदियां बहती है, कितनी नदियां, 3। एक तो है चंबल, एक है बनास और एक है लूणी। ध्यान रखना तीनों ही नदियां कितने थे जिलों में बहती है, 6 जिलों के अंदर बहती है। कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। तो सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली राजस्थान की कितनी नदियां हैं, 3 नदियां हैं। कौन कौन सी, चंबल, बनास और लूणी है। कौन सी है, चंबल, बनास और लूणी। फिर बात आती है कि सर्वाधिक नदियां कहां पर है राजस्थान में, सर्वाधिक नदियां। तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक नदियां, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ है। फिर बात आती है कि सबसे कम नदियां, और कम का मतलब ऐसा कि है ही नहीं वहां पर ऐसे जिले। ध्यान रखना क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान के ऐसे जिले जिनमें एक भी नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे जिले जिनमें एक भी नदी नहीं। 2 जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है राजस्थान के, एक तो बीकानेर और एक चूरू। तो ध्यान रखना एक तो है बीकानेर और दूसरा कौन सा है, चूरू। राजस्थान के ऐसे जिले जिनमें एक भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़ है। फिर आती है संभाग की, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में, कोटा संभाग के अंदर। कौन सा संभाग आएगा, कोटा संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग के अंदर है, कोटा संभाग में। फिर है न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग। तो न्यूनतम नदियां वैसे तो बीकानेर जिले में नहीं है, तो बीकानेरी संभाग आ जाएगा इसमें। तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, बीकानेर संभाग। फिर बात आती है कि ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा नदियां उद्गम होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कौन से जिले से उद्गम होती है,
राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से जिले में होता है? उदयपुर जिले से। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले के अंदर होता है? उदयपुर के अंदर। तो हम राजस्थान के अफवाह तंत्र पढ़ रहे जल से संबंधित। तो राजस्थान में जल नीति कब बनी? नवीन जल नीति। राजस्थान की नवीन जल नीति कब बनी है? राजस्थान की नवीन जल नीति बनी थी 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान की नवीन जल नीति, ध्यान रखना, ये कब बनी है? 18 फरवरी 2010 को बनी थी राजस्थान की नवीन जल नीति। तो राजस्थान की नवीन जल नीति कब बनती है? 18 फरवरी 2010। सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर से होता है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। ऐसे जिले एक भी नदी नहीं, बीकानेर और चूरू। सर्वाधिक नदियों वाला जिला राजस्थान में चित्तौड़ है। कौन सा है? चित्तौड़ है। सबसे लंबी नदी राजस्थान की चंबल है। पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर बनास है। राजस्थान की 12 मासी नदियां या नित्यवाही नदियां सीएम, याद रखोगे, चंबल और माही। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां जो 6 जिलों में बहती है, राजस्थान की 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल, बनास और लूणी। कौन कौन सी है? चंबल, बनास और लूणी। अफवाह तंत्र में भारत के कुल जन संसाधन का राजस्थान में 1% है। जमीन से ऊपर सतही जल का 1.16% है। और कुल भूजल का कितना परसेंट है राजस्थान में? 1.70% है। कितना है? 1.70%। अब हम इस राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसमें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटते। कौन कौन सा? ये हमारा भारत है। तो इस भारत के इधर जो पानी का स्थान है ना, उसे अरब सागर बोलते हैं। कौन सा सागर है इधर? अरब सागर। और इस साइड में जो खाड़ी है पानी की, मतलब सागर जैसे, ये बे बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर तो अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। अब ये हमारा राजस्थान है, ये रहा यहां। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर बांट दिया गया। यहां से अरावली पर्वतमाला है। ये हमारे राजस्थान में जल विभाजक रेखा का काम करती है। क्या काम करती है? जल विभाजक रेखा का काम। तो इसे जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में, अरावली को। क्या है ये? अरावली। तो यहां क्या है, कैसे, किन भागों में बांटा कि यहां से जो भी नदियां निकली अरावली के, ये पश्चिम साइड मान लो मुख्य रूप से ज्यादातर नदियां, अरावली से पश्चिम की जो भी नदियां ना, अपना जल ज्यादातर किसमें लेकर आती है? अरब सागर के अंदर। तो राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल लेकर अरब सागर में डालती है, वो अरब सागरी अफवाह तंत्र में आएगी। किसके अंदर आएगी? अरब सागरी अफवाह तंत्र। अरावली के ज्यादातर पूर्व साइड वाली नदियां, वे नदियां, राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल है, बहती हुई अपना जल लाकर बंगाल की खाड़ी में डालती है, वो किस अफवाह तंत्र में आती है? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंदर। तो 3 बताए हमने अफवाह तंत्र के भाग। एक तो अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो अब तीसरा कौन सा रह गया? अब कुछ नदियां ऐसी है हमारे राजस्थान के इस उत्तर पश्चिमी भाग में, ये तो उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो ज्यादातर नदियां इसी भाग के अंदर है, जो उद्गम बरसात के टाइम पे निकली नदी और कुछ समय बाद में वापस जमीन के अंदर या रेत के अंदर ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। रेत में ही विलुप्त हो जाए या लुप्त हो जाए, वो किस अफवाह तंत्र में आएगी? उसे बोलते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। कौन सा बोलते हैं? आंतरिक भी बोल सकते हैं या अंतः स्थलीय भी बोला जाता है। आंतरिक या अंतः स्थलीय अफवाह तंत्र। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट दिया। समझ में आ गया कि कहां कहां ऐसी नदियां जो बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है, अरब सागरीय। ऐसी नदियां जो बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। वे नदियां जो बहकर रेत में ही, रास्ते में ही लुप्त या विलुप्त हो जाती है, किसमें आती है? आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र में। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों के अंदर। कितने भागों में? 3 के अंदर। पहला
मुख्य रूप से हो जाएगा आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र, आंतरिक या अंतःस्थलीय। पहला तो कौन सा हो गया, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। दूसरा हो गया आपके अरब सागरीय, कौन सा अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। पहला आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और तीसरा कौन सा हो गया, बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। तो तीन प्रकार के अफवाह तंत्र हो गए राजस्थान में। ध्यान रखना, क्वेश्चन ही पूछा गया है कि राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र है, तीन प्रकार का। कितने प्रकार का है, तीन। आंतरिक या अंतःस्थलीय, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी का। वे नदियां जो बहती हुई रास्ते में रेत में विलुप्त हो जाती है, इसमें आएगी। वे नदियां जो बहकर अपना जल अरब सागर में गिराती है, किसमें आएगी, अरब सागरीय में। वे नदियां जो बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, किसके अंदर आएगी, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में। अब कुल अफवाह तंत्र को जैसे हम 100 माने, 100%, तो 100 में से कौन कौन सा अफवाह तंत्र कितना कितना है, तो लगभग फिक्स तो नहीं आएगा ये अफवाह तंत्र के अंदर। कई किताबों में ज्यादा कम भी आ जाता है, कम भी होता जाता है, बढ़ता है, लेकिन लगभग आपको आइडिया ध्यान रखना, लगभग 60% अफवाह तंत्र राजस्थान में कौन सा है, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र का है। लगभग 17% अफवाह तंत्र किसमें आता है, अरब सागर में। अब कई जैसे अभी कि बुक्स के अंदर कई 19 भी बताने लगे, कई इसको 24 बताते थे, बोला 23 कर दिया, अब इसको कई 20.5। तो लगभग आइडिया जो फिक्स, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, लगभग के अंदर 60, 17 और 23 दे रखा है। पहले 60, 16 और 24 दे रखा था। तो अभी आपको आइडिया अकॉर्डिंग वही आएगा, आसपास में कोई नहीं आएगा। इसमें वैसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहां पर ये हो जाएगा लगभग 23%। तो अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांट दिया। 100% अफवाह तंत्र मानते हम, तो लगभग 60% किसका है, आंतरिक का, अरब सागरीय का 17% और बंगाल की खाड़ी का। अब बात आती है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा अफवाह तंत्र आता है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, आंतरिक या अंतःस्थलीय। बात आती है सेकंड नंबर पर कौन सा अफवाह तंत्र है राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी का। बात करें थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा, अरब सागरीय। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। तो बात करें किसे बोलते, ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में है ज्यादातर। ये आंतरिक स्थलीय अफवाह तंत्र किधर, राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में। अफवाह तंत्र में सर्वाधिक बात करें तो कौन सा आ जाएगा, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। और किसे बोलते हैं, ऐसी नदियां जो बहते हुए रास्ते में क्या हो जाए, विलुप्त, रास्ते में रेत में मान लो, विलुप्त हो जाए। कौन से अफवाह तंत्र के अंदर आएगी, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा है, सर्वाधिक आंतरिक है, अंतःस्थलीय दूसरे नंबर पर बंगाल की खाड़ी का है, और तीसरे नंबर पर किसका है, अरब सागर का अफवाह तंत्र है। आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र राजस्थान की किस दिशा में है, उत्तर पश्चिमी। कौन सी दिशा में आएगा, उत्तर पश्चिमी में।
राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह तंत्र भी कौन सा है? आंतरिक या अंतःस्थलीय किसे बोलते हैं? वे नदियां जो बहते हुए रास्ते में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाए। कौन से में आएगी? आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र में आएगी। अब कौन कौन सी नदियां आएगी इस आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र में? तो आपको आसानी, देखो क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की नहीं है, ऐसा आएगा। तो आपको सारी पता होनी चाहिए जो है, तब आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। देखो नदियों के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नदियों में इधर उधर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि कौन सी किधर बह रही है किधर जा रही है। उसके अकॉर्डिंग आप तो पढ़ाते टाइम थोड़े नक्शे के अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना और समझ लेना, बस ये इतना ही। बाकी किताबों में तो इतनी थ्योरी है, किधर क्या है किधर क्या है, इसमें ज्यादा डूबना नहीं है अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने के टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो बात आती है एक तो उद्गम का, कहां से बनेगा? उद्गम। अब निकल गई नदी, कहां से निकली है? दूसरा टाइप क्या हो जाएगा इसका? बहाव क्षेत्र। दूसरा क्या हो गया? बहाव क्षेत्र की कितने जिलों में बह रही है। और तीसरा क्या हो जाएगा? विलय, कहां जाकर मिल रही है। चौथा हो जाएगा इसका विशेष, कि ऐसी नदी जिसमें स्पेशल विशेषता हो। तो ऐसे क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं। और लास्ट में आपके आ जाता है कई बार सहायक नदियों का, सहायक नदियां। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। कौन सी नदी कहां से निकल रही है, किधर से बह रही है, या आप पढ़ोगे नक्शे में आसान समझ में आ जाएगा। विलय कहां हो रहा है उसका, कहां जाकर अपना पानी डाल रही है। विशेष क्या है कि इसी नदी में ये विशेषता और में नहीं है। सहायक नदियां कौन सी, इनमें से कौन सी सहायक है कौन सी नहीं है। इस प्रकार एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है, कई नदियां हमारे राजस्थान के बाहर से निकलती है। अब वो जो नदी राजस्थान के बाहर से निकल गई ना, उसका इंपॉर्टेंट सबका ध्यान रखना है। उनमें क्या पूछा जाता है, जो मुख्य मुख्य नदियां है, राजस्थान में प्रवेश कहां से हो रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। तो राजस्थान में प्रवेश, यही मुख्य रूप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियों के अंदर से कहां से निकली है, किधर बह रही है, कितने जिलों में, विलय कहां हो रहा है, प्रमुख विशेषता पूछ ले कोई उसकी स्पेशल, या सहायक नदी, या कोई राजस्थान के बाहर से निकल गई तो वो राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं नदियों में। तो हम पहले आंतरिक या अंतःस्थलीय, अब सबसे पहले बन जाएगी कौन सी नहीं है, तो कौन कौन सी है पहले ये पता रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? ट्रिक से, कि कौन सी नदियां आती है इसके अंदर आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र के अंदर। तो ट्रिक क्या याद रखोगे, इसे मिटा देते हैं। आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की ट्रिक, कौन कौन सी नदियां आएगी। तो बात करते हैं हम, किसी एक लड़की का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, रूपा। रह जाएगा नाम तो है, हाँ लड़कियों के तो रह जाते हैं, लड़कियों को आपस में भी रह जाते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेज है, अब पहले ऑफलाइन में तो लड़कियां बातें कर लेती थी, आराम से टाइम पास हो जाता, अब कैसे करे हैं। अब एक कथन मैसेज पढ़ा था मैंने कि एक लड़की ने दूसरी सहेली को बोला, अपना मिलना ही नहीं हो रहा है, बातें ही नहीं हो पा रही है अपने, हैं तो कैसे करें। तो उसे बोलती है कि तू है ना कोरोना का टीका लगाने आ जा। वहां पर बहुत टाइम तक नंबर ही नहीं आता, तो वहां सारे दिन बैठकर अपन क्या कर लेंगे, बातें कर लेंगे। हाँ, तो लड़कियों की बातें कभी पूरी नहीं होती है। तो इधर लड़की का नाम याद रख लो आप, तो क्या है, रूपा नाम है। क्या है, रूपा। अब रूपा से आपको ट्रिक बनाने की, कौन कौन सी नदियां आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र में आएगी। शादियों का सीजन चल रहा है, जैसे अब शादियों की, आपके पड़ोस में से कोई रूपा नाम की लड़की है, पड़ोस वाले मकान में रहती है, उसके घर वाले कहीं शादी में चले गए, रूपा गई घर पर ही है। अब जैसे वो घर पर है, घर शादी का टाइम थोड़ा लेट हो गया, तो वो आने में उनको टाइम लगेगा, उसके इस रूपा के घर वालों को। तो इसके घर, इसके फैमिली वालों ने फोन कर दिया आपके घर पे कि ध्यान रखना हमारे बच्चे के लिए, तो आप कोई घर पे चले जाना। फोन आपने उठा लिया है, आपने सोचा कि रूपा के लिए तो मैं सहायता करने के लिए जाऊं उसकी, है कोई आ जाए। तो यहां पर आपने सोच लिया कि मैं रूपा के घर चला जाता हूं, उसके पापा ने फोन या मम्मी ने, फैमिली वाले ने, किसी ने फोन किया है ध्यान रखने के लिए। लड्डू फूट रहे हैं मन के अंदर, बातें ही कर लेंगे और नहीं। तो यहां पर जैसे ही आपने सोचा,
अब आप फोन उठाकर रख दिया आपने, उतने में आपके काका आ गए, चाचा। तो आपने सोचा कि ऐसे जाऊंगा तो पूछेंगे कहां जा रहा है, तो काका जी को बोल के ही चला जाता हूं। अब क्या बोल के गया, क्या बोलेगा, बोला बेसिक जी फोन आया है तो काका जी मैं रूपा के घर जाऊं क्या। अब काका को क्या बोलता है, वही उस नदियों की ट्रिक हो जाएगी। काका सा बोलते हैं ना राजस्थान में, मैं रूपा के घर जाऊं। काका सा मैं किसके घर जाऊं, रूपा के घर। ये आंतरिक या अंतःस्थलीय तंत्र की नदियां आ गई इसके अंदर आपकी मुख्य मुख्य। का से हो जाएगा क्या, काकनेई या काकनी भी बोल देते हैं, काकनी, इसी का ही नाम है काकनी या काकनी। फिर का से हो गया कांतली, फिर सा से हो गया साबी, फिर मे से हो गया मेंढा या इसी का दूसरा नाम है मेंथा। फिर रूपा से हो गया दो नदियां, एक तो रूपा रेल और एक है अलग अलग है दोनों ही रूपनगढ़। और घर से हो गया घग्गर नदी। तो यह आपकी आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की नदियां आ गई है। इसके अंदर क्या याद रखोगे, काकासा में रूपा के घर जाऊं, चले जाओ आराम से। और नदियां याद होगी, का से काकने, का से कांतली, सा से साबी, मे से मेंढा, रूपा से रूपा रेल, दूसरी रूपनगढ़ और घर से गग्गर। ये सारी नदियां बहते हुए रास्ते में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसीलिए इन्हें आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की नदियां कहा जाता है। तो आराम से याद रह जाए। अब क्वेश्चन पूछ रहे इनमें से कौन सी नदी अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की नहीं है, तो ये ट्रिक से आप निकाल लोगे कि कौन सी नहीं है। इसमें ध्यान रखना, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी राजस्थान की कौन सी है, सबसे बड़ी घग्गर नदी। आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था बेसिक में कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी किसे मानते हैं, चंबल को, लेकिन पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर सबसे लंबी नदी बनास है। उसी प्रकार इसमें आता है क्वेश्चन, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर, लेकिन पूर्णतः राज्य, घग्गर तो बाहर से निकल कर आती है हिमाचल प्रदेश से, तो वैसे बड़ी है, लेकिन पूर्णतः राज्य से उद्गम, राज्य में विलुप्त। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर। सबसे बड़ी पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार सबसे बड़ी किसको मानेंगे हम, कांतली को मानेंगे। और डायरेक्ट पूछ ले आंतरिक अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी घग्गर, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी है, कांतली नदी है। तो ये हमारी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं। ट्रिक्स आराम से याद हो जाएगी। 3 भागों में बांट दिया हमने, सर्वाधिक आंतरिक या अंतःस्थलीय। ये तो आंतरिक स्थलीय अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे घग्गर नदी। बहुत ही आसान नदियां हैं आंतरिक स्थलीय अफवाह तंत्र की, सिस्टम से याद करना है, आराम से आसानी से सारी याद हो जाएगी। जिसे पढ़ाए उसके साथ के साथ समझते रहना बस। सबसे पहले लेते हैं हम घग्गर नदी। कौन सी लेंगे, घग्गर। यहां कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें बोलते हैं शिवालिक पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ियां। ये पड़ती है कालका स्थान हिमाचल में। कहां पड़ती है, कालका, हिमाचल प्रदेश। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी। यह हमारा हनुमानगढ़ जिला है और यह हमारा गंगानगर जिला है।
तो कौन सी नदी पढ़ रहे हम? सबसे पहले घग्गर नदी, ध्यान रखना, सबसे पहले उद्गम कहां से निकलती है घग्गर नदी? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन से स्थान से? कालका स्थान, जो कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। यहां से ये हिमाचल में बहती है, फिर हरियाणा में बहती है। कहां बहती है? हरियाणा। फिर पंजाब में बहती है, पंजाब। और फिर राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश एक टिब्बा सा है यहां पर, इस टिब्बे से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो टिब्बे से याद रख लेना टिब्बी स्थान। टिब्बी कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कौन से स्थान से होता है? टिब्बी स्थान से होता है, जो कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। फिर ये हनुमानगढ़ में बहती है और गंगानगर में बहती है, और गंगानगर के कौन से स्थान के आसपास? अनूपगढ़ के आसपास आकर ये प्राय क्या हो जाती है? लुप्त या विलुप्त हो जाती है। तो प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कितने राज्य हो गए? हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। 4 राज्यों में। कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में। हिमाचल प्लस हरियाणा प्लस पंजाब प्लस राजस्थान। राजस्थान में प्रवाह, राजस्थान में कितने जिलों के अंदर प्रवाह होता है इसका? 2 जिले। राजस्थान में 2 जिलों के अंदर कौन कौन से में? पहला है हनुमानगढ़ और दूसरा कौन सा है? गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। 4 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों के अंदर। कितने जिलों में बहती है राजस्थान में? 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से? हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ के अंदर इस नदी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ में इस नदी का किनारे कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है। और 2 सभ्यताएं बनी हुई है, कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है? कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। यहां आकर ये विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब जब भी इसमें बाढ़ आती है, बाढ़ आ जाती है तो पानी इधर भी आ जाता है। बाढ़ आने पर पानी आ जाता है पाकिस्तान के कौन से स्थान तक? फोर्ट अब्बास तक। पानी कहां तक आ जाता है? फोर्ट अब्बास में, पाकिस्तान। और यहां पाकिस्तान में इस नदी को हकरा बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हकरा। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि जब जब भी घग्गर नदी में बाढ़ आती है या ज्यादा पानी आता है तो पानी पाकिस्तान के कौन से स्थान तक पहुंच जाता है? फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। और यहां पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हकरा। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वह है 465 किलोमीटर। कुल लंबाई तो कितनी है इसकी? 465 किलोमीटर। अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की, अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे लंबी नदी किसको माना जाता है? घग्गर नदी को। कुल लंबाई यह है, लेकिन राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई वो है 30 से 35 किलोमीटर लगभग है। कभी जल्दी विलुप्त हो जाती है, कभी थोड़ी आगे चली जाती है। तो राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है इसकी? 30 से 35 किलोमीटर है। वैसे कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। उद्गम कहां से होता है? शिवालिक पहाड़ियां, कालका स्थान हिमाचल प्रदेश से होता है। कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में। राजस्थान के कितने जिलों में? 2 जिलों के अंदर बहती है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? टिब्बी स्थान, जो कहां पड़ता है? हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग बना हुआ है। इस नदी के किनारे कौन सी दो सभ्यताएं बनी हुई है? कालीबंगा और पीलीबंगा, जो हनुमानगढ़ के अंदर है। विलुप्त कहां हो जाती है? गंगानगर के अनूपगढ़ के पास में जाकर विलुप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी इस नदी में पानी ज्यादा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने पर कहां चली जाती है? फोर्ट अब्बास स्थान पाकिस्तान में, जहां इसे किस नाम से जानते हैं? हकरा के नाम से जाना जाता है। तो नोट लगाकर ध्यान रखना, जब हम बेसिक पढ़ा था तो आया था हिंदूमल कोट से बाकासर तक, ये कौन सी रेखा थी? ये पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, या इसे अंतरराष्ट्रीय रेखा भी कहा जाता है। तो नोट लगाकर ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रेड क्लिफ या अंतरराष्ट्रीय रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी। तो क्या याद रखोगे? अंतरराष्ट्रीय या रेड क्लिफ रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी। अंतरराष्ट्रीय रेखा या रेड क्लिफ रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी हो गई? घग्गर नदी। कौन सी हो गई है? घग्गर नदी। कुल लंबाई 465 किलोमीटर। राजस्थान में अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। उद्गम शिवालिक पहाड़ियां, कालका हिमाचल, विलुप्त गंगानगर के अनूपगढ़ के पास, बाढ़ आने पर पानी, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, जहां इसे क्या बोलते हैं? हकरा के नाम से जाना जाता है। इस नदी के अन्य उपनाम भी है, तो उपनाम भी ध्यान रखना आप। इस नदी के स्थान पर पहले प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी बहती थी? इसे सरस्वती या द्वस्वती भी बोलते हैं। सरस्वती या द्वस्वती के नाम से जानते हैं। इसे मरत नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोला जाता है? मरत नदी। इसे लेटी नदी बोलते हैं। सरस्वती नदी बोलते हैं, द्वस्वती बोलते हैं, मर्त नदी बोलते हैं, लेटी नदी बोलते हैं। पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? हकरा कहा जाता है। तो कौन सी नदी के उपनाम है ये? घग्गर के। घग्गर के नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब जब भी इसका बरसात आती थी तो इसमें हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में घर घर तक इसका पानी पहुंच जाता था। तो घर घर तक पानी पहुंचने के कारण नदी का नाम क्या हो गया? घग्गर नदी हो गया। क्या हो गया? घग्गर नदी। जो हनुमानगढ़ जंक्शन है ना, हनुमानगढ़ का रेलवे जंक्शन, इस नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे से क्या है? नीचा है। तो जब जब भी ज्यादा पानी आता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के पानी से क्या हो जाता है? डूब जाता है। कौन सी नदी की बात है ये? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी आंतरिक स्थलीय अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी मानी गई है। राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में लंबाई 30 से 35 किलोमीटर, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिलों में और वैसे 4 राज्यों में बहती है। उद्गम शिवालिक कालका स्थान हिमाचल से, राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है? इस पर बटनेर दुर्ग। 2 सभ्यताएं हनुमानगढ़ में, कालीबंगा और पीलीबंगा। विलुप्त कहां हो जाती है? गंगानगर के अनूपगढ़ स्थान के आसपास आकर विलुप्त हो जाती है। बाढ़ आने पर पानी पाकिस्तान में आ जाता है। कहां तक? फोर्ट अब्बास तक, जहां इसे क्या बोलते हैं? हकरा। अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर है। उपनाम सरस्वती, द्वस्वती, मर्द नदी, लेटी नदी, ये सारे किसके उपनाम है? इसी के उपनाम है। किसके? घग्गर नदी की। तो यहां पर आपकी घग्गर नदी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसमें एक नाम और याद रख लेना, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, प्रवाह क्षेत्र, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली के नाम से जाना जाता है। पहले तो बहुत बड़ी नदी, आजकल छोटी सी की बहती है ये, इसलिए इसका प्रवाह क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नाली। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? नाली बोलते हैं। तो यहां पर आपकी घग्गर नदी कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घग्गर नदी के बाद अगली आपके आंतरस्थलीय अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, वो है
कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। अगली नदी कौन सी है प्रमुख? कांतली नदी। कांतली नदी यहां पर है सीकर जिला। कौन सा जिला है ये? सीकर। ये जिला है सीकर और यहां पर है झुंझुनू, यहां पर है चूरू। तो कांतली नदी का उद्गम होता है, यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों का नाम है खंडेला की पहाड़ियां। कहां से उद्गम होता है इसका? खंडेला की पहाड़ियां। और खंडेला कहां पड़ता है? सीकर के अंदर। खंडेला कहां पर है? सीकर में। नीम का थाना सीकर। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां, नीम का थाना, सीकर से होता है। यहां से बहती हुई ये नदी झुंझुनू में जाती है। कहां चली जाती है? झुंझुनू। और झुंझुनू में बहकर ये चूरू की सीमा से पहले यहां पर आकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त कहां पर हो जाएगी ये? चूरू की सीमा पर। कांतली नदी का उद्गम तो कहां से? खंडेला की पहाड़ियां, नीम का थाना, सीकर से। और विलुप्त कहां हो गई? चूरू की सीमा पर। कहां हो गई विलुप्त? चूरू की सीमा पर हो जाती है विलुप्त। तो प्रवाह क्षेत्र क्या हो गया इसका? 2 जिले। कितने जिले हो गए? 2 जिले। कौन कौन से? सीकर और झुंझुनू। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू। बात आती है यहां से लेकर यहां तक इसकी लगभग कुल लंबाई कितनी है? फिक्स लंबाई नहीं होती आंतरिक स्थलीय अपवाद की, लगभग कुल लंबाई। तो लंबाई की बात करें लगभग तो 100 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। अब ये राजस्थान से उद्गम हो गई, राजस्थान में वापस विलुप्त हो गई। तो पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर अगर आंतरिक स्थलीय अपवाद की सबसे लंबी नदी पूछे तो आएगी कांतली। डायरेक्ट पूछ ले तो घग्गर आएगी। तो इसमें कर लेना आपकी पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर। पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राज्य में बहाव के आधार पर आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? कांतली हो जाएगी। कहां से उद्गम? खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 2 जिले, सीकर और झुंझुनू के अंदर। विलुप्त कहां हो जाती है? चूरू की सीमा पर। कुल लंबाई लगभग कितनी है? 100 किलोमीटर। अब सीकर के अंदर इस नदी के किनारे एक सभ्यता बनी हुई है जिसे बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है इस नदी के किनारे? गणेश्वर सभ्यता पढ़ी होगी आपने। ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है ये? ताम्रयुगीन। और इस सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी बोलते हैं। ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस सभ्यता को बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता। जो कहां, कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे जैसे हम झुंझुनू में चलेंगे तो यहां पर एक सभ्यता आएगी इस नदी के किनारे। इस सभ्यता का नाम है झुंझुनू में सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? झुंझुनू में कौन सी सभ्यता है इस नदी के किनारे? सुनारी सभ्यता है, जो लोहे युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोहे युगीन। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? कांतली नदी। अब जो ये कांतली नदी का जो ये प्रवाह क्षेत्र है ना, जो शेखावाटी के अंदर जो बहती है ये नदी, इस नदी का ये प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं इसे? तोरावाटी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका विशेष। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? कांतली नदी आंतरिक स्थलीय अपवाह तंत्र की पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर सबसे लंबी नदी, लगभग लंबाई
100 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? सीकर और झुंझुनू। उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां, सीकर, नीमका थाना सीकर से होता है। विलुप्त कहां हो जाती है? चूरू की सीमा पर। लगभग लंबाई कितनी है इसकी? 100 किलोमीटर। सीकर में इसके किनारे कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता है। और झुंझुनू में कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता, जो कैसी सभ्यता है? लोह युगीन। और इसका प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तोरावाटी। तो यहां पर आपकी कांतली नदी भी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। नेक्स्ट नदी है दोस्तों आंतरिक अफवाह के अंदर काकनी नदी। कौन सी नदी है? काकनी। तो ये कौन सी नदी है? काकनी नदी। इसे बोलते हैं काकनी। काकनी का नाम है काकनी, या इसी का दूसरा उपनाम क्या है? मसूरदी नदी। उद्गम कहां से हुआ? कोटड़ी गांव जैसलमेर से। विलुप्त कहां हो गई? मीठा की खाड़ी जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में कौन सी झील का निर्माण किया है इसने? बुद्ध झील का। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर है। तो इसे आंतरिक अफवाह की क्या मानते हैं? सबसे छोटी नदी माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट नदी है आपके रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां। किशनगढ़ की पहाड़ियां। स्थान है कुचिल। कुचिल स्थान सलेमाबाद अजमेर। अजमेर जिला है। कौन सा जिला है ये? अजमेर। अजमेर में कौन सी पहाड़ियां हैं? किशनगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां ये? किशनगढ़ की पहाड़ियों से नदी निकल रही है और निकलकर ये अपना जल किसमें गिराती है? सांबर झील के अंदर। कहां ले जाती है जल? सांबर झील। तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां, कुचिल स्थान सलेमाबाद अजमेर से होता है। अजमेर से सलेमाबाद से निकलते हैं। सलेमाबाद में यहां पर इस नदी के किनारे सलेमाबाद में एक पीठ बनी हुई है इसके ऊपर, जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। इसी संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी बोलते हैं। कौन सा संप्रदाय? हंस। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन से स्थान पर है? सलेमाबाद अजमेर में। कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। और ये अपना जल किसमें डालती है? तो विलुप्त कहां हो जाएगी ये? सांबर झील के अंदर। ध्यान रख लेना नोट लगाकर, ये अपना जल सांबर झील में दक्षिणी भाग से होकर डालती है। तो विलय कहां हो जाएगा इसके? सांबर झील के दक्षिणी भाग से। सांबर झील के दक्षिणी भाग से विलय हो जाता है। तो कहां डालती है अपना जल? सांबर झील में। तो ध्यान रखो, रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियां, कुचिल स्थान सलेमाबाद अजमेर से। सलेमाबाद में कौन सी प्रधान पीठ है इस नदी के किनारे? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसे हंस संप्रदाय भी बोलते हैं। अपना जल किसमें गिराती है? सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। सांबर झील की कौन सी दिशा की ओर से जाती है? सांबर झील में दक्षिणी दिशा की ओर से जाकर अपना जल उसमें गिरा देती है। तो ये कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। स्क्रीन छोड़ लो। नेक्स्ट अब नदियां हैं, तो ये सांबर झील में जल गिराने वाली और कौन सी नदियां हैं? ध्यान रख लेना, ये तो आ गई सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। एक नदी पढ़ेंगे मेंढा नदी। कौन सी? मेंढा या मेंथा नदी। उद्गम कहां से होता है इसका?
मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से। मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर। और यह अपना जल या इन पहाड़ियों से लाकर किस में गिराती है? सांबर झील में। तो विलुप्त कहां हो जाएगी ये? सांबर झील के अंदर। मेंढा या मेंधा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है और विलुप्त कहां होती है ये? इस सांबर झील में। सांबर झील में उत्तर की ओर से जल गिराती है, उत्तर की ओर से, उत्तर की ओर से सांबर झील में विलय। तो मेंढा नदी सांबर झील में किस ओर से आकर मिलती है? उत्तर की ओर से आकर मिलती है। कौन सी ओर से? उत्तर की ओर से। और इस सांबर झील के अंदर सर्वाधिक नमक लेकर आती है। सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी? मेंढा नदी हो जाएगी। मेंढा नदी का उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर, विलुप्त सांबर झील में, उत्तर की ओर से सांबर झील में विलय हो जाता है इसका। और सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी? मेंढा या मेंधा नदी। रूपनगढ़ मिल रही थी सांबर झील में, जो इधर से मिल रही थी दक्षिणी दिशा की ओर से। दक्षिणी दिशा की ओर से आकर तो कौन मिल रही थी? रूपनगढ़ नदी, जो अभी अपने पढ़ी है, दक्षिणी भाग से विलय। उत्तर से कौन सी हो रही है? मेंढा या मेंधा। सर्वाधिक नमक कौन सी ला रही है सांबर झील में? मेंढा या मेंधाई। एक यही मनोहरपुरा की पहाड़ियों के पास ही एक नदी और निकलती थी जिसका नाम था खारी नदी। कौन सी नदी थी? खारी नदी। यह भी यहीं से उद्गमित होकर अपना जल किसके अंदर लेकर आती है? सांबर झील के अंदर। तो इसका भी विलय कहां हो जाएगा? सांबर झील। इसके अलावा एक नदी और है जिसका नाम है खंडेला नदी। कौन सी नदी? खंडेला नदी। ये सारी एक साथ क्यों बता रहा हूं मैं? कि सारी सांबर झील में नमक डालती है। उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। उद्गम कहां से? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है इसका। और विलय कहां हो जाता है इसका भी? विलय सांबर झील में। विलय सांबर झील में। तो कौन कौन सी नदियां अपना जल सांबर झील में आकर गिराती है? आंतरिक अफवाह के अंदर ज्यादातर नदियों का जल राजस्थान में कौन सी झील के अंदर आ रहा है? सांबर झील में। एक तो रूपनगढ़ नदी आ रही है, एक मेंढा नदी आ रही है, एक खारी नदी आ रही है और एक खंडेला नदी। चार प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल कहां लेकर आती है? सांबर झील के अंदर। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। इनमें से कौन सी नदी अपना जल, आंतरिक अफवाह की कौन सी नदी जो अपना जल इस सांबर झील में नहीं डालती? तो ध्यान रखना, चारों याद रहनी चाहिए। और सांबर झील देश की कुल नमक उत्पादन का कितना परसेंट? नमक 8.7% नमक का उत्पादन करती है। कितने परसेंट नमक का करती है? 8.7%। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांबर झील 8.7%। तो कौन कौन सी चार नदियां आती है उसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना, उसमें क्वेश्चन आपका आराम से सही हो जाएगा। ट्रिक क्या याद रखोगे? सांबर झील में जल लाने वाली नदियां, जल लाने वाली नदियां, सांबर झील में जल लाने वाली नदियां। सांबर तो गए होंगे आप कभी। सांबर झील में जल लाने वाली नदियां, सांबर देखा है क्या सबने? हाँ, सांबर में ये नदियां तो लाती है, इसके अलावा कुछ नाले भी आते हैं। इसमें नाले भी ध्यान रख लेना, नाले कितने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन नालों में से आपके देखो 2 जगह स्थान प्रमुख है। एक तो देवयानी नाला। कौन सा नाला? देवयानी नाला। पास में एक गांव पड़ता है सांबर के पास में, त्योद, वहां से भी एक नाला आता है, त्योद नाला। इसके अलावा एक गांव पड़ता है सांबर से पश्चिम दिशा की ओर जिसका नाम है झपोक गांव। तो वहां से एक बड़ा नाला आता था जिसे झपोक नाला बोलते हैं। इसके अलावा जो उससे झपोक से आगे एक माता जी का मंदिर है सांबर में जिसे बोलते हैं शाकंभरी माता, शाकंभरी नाला। वहां से भी एक नाला आता था शाकंभरी नाला।
तो ये नाले कहाँ किसके अंदर आते हैं? इस सांबर झील में अपना जल लेकर आते हैं। किस में लेकर आते हैं? सांबर झील के अंदर। तो नालों में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया है कि देवयानी तीर्थ स्थल कहां पर है? देवयानी तीर्थ स्थल है ये कहां पर है? ये सांबर के अंदर, सांबर के पास में देवयानी तीर्थ स्थल। और एक बार पटवारी में भी पूछा गया था ये कि कौन से तीर्थ स्थल को तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है? तीर्थों की नानी कौन से तीर्थ स्थल को बोलते हैं? देवयानी तीर्थ स्थल को। तो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तीर्थों की नानी कौन सा? देवयानी तीर्थ स्थल। देवयानी तीर्थ स्थल कहां पर है? सांबर के अंदर है। कहां पर है? सांबर के अंदर। एक बार यहां से क्वेश्चन आया कि शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? सांबर के अंदर है। शाकंभरी माता मंदिर कहां पर है? सांबर या शाकंभरी के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर में मंदिर है। देवयानी तीर्थ स्थल सांबर में। और तीर्थों की नानी किसे? देवयानी को बोलते हैं। एक तीर्थ स्थल यहां भी ध्यान रख लेना, मेंढा नदी में भी जब ये मेंढा नदी अपना जल सांबर झील में गिराती है तो पास में लूणवा गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? लूणवा। तो ये मेंढा नदी पर लूणवा गांव के अंदर, लूणवा पड़ता है नागौर की सीमा में, जयपुर को टच करता है लेकिन नागौर की सीमा में है ये। तो लूणवा में एक जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम है लूणवा जैन तीर्थ। लूणवा जैन तीर्थ। तो लूणवा जैन तीर्थ कौन सी नदी के किनारे है? मेंढा नदी के। और देवयानी तीर्थ स्थल कहां पर है? सांबर के अंदर है। तो सांबर में 4 नदियां प्रमुख रूप से जल लाती है। तो कैसे याद रखोगे? देखो सांबर खारे पानी की झील है। कैसी झील है ये? खारे पानी की। नमक बहुत खारा है यहाँ, मतलब खारा नमक वैसे खारा रहता है, लवणीय। तो यहां पर सांबर में आप कभी जाना घूमने के लिए झील के अंदर, आप कितने सज धज के तैयार होकर चले जाना वहां पर, कुछ समय बाद में ऑटोमेटिक आपके वहां की वो आर्द्रता इस प्रकार की है, आपके हाथ पैरों में अलग ही चिपचिपाहट सी होने लग जाएगी। पैर जूते पहन के तो आपके अलग ही पसीना आने लग जाएगा। तो मतलब आप कोई भी सज धज के ऐसे कोई बोला आज तो पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी के साथ चले गए घूमने आप, और वहां पर कुछ समय बाद में ऑटोमेटिक आपके हाथों को या लिप्स को, अपने होठों को जीभ से टच करना, आपको अलग ही अनुभव होगा, ऐसे खारा खारा सी अनुभव होगा। तो वहां पर क्या होता है, जाते हैं ना तो कितने सज धज के रूपवान बनकर चले जाओ, वहां पर कुछ समय बाद में ऑटोमेटिक पसीना वगैरह आके और आपका रूप कम हो जाएगा वहां। तो ध्यान रख लेना कि सांबर में जाओगे ना आप, तो सांबर में जाओगे तो आपका रूप खाक में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? खाक में। तो सांबर झील में मिलने वाली नदियों की ट्रिक क्या याद रखोगे? ऐसे याद रख लेना, कैसे भी याद रखो, आपको याद होना चाहिए। सांबर जाने पर रूप खाक में मिल जाता है। क्या याद रखोगे? सांबर जाने पर रूप किस में मिल जाता है? खाक में मिल जाता है। तो रूप खाक में। ये 4 नदियां सांबर झील में अपना जल डालती है। रूप से हो जाएगा रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। खा से हो जाएगा खारी नदी। ख से हो जाएगा खंडेला नदी। और में से क्या हो जाएगा? मेंढा या मेंधा नदी। तो यहां पर सांबर झील में कुल कितनी नदियां अपना जल डालेगी? 4 नदियां। इसी प्रकार क्वेश्चन आया 2-3 बार, इनमें से कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? तो एक ट्रिक याद रख लेना कि सांबर जाने पर रूप खाक में मिल जाता है। रूप से रूपनगढ़, खा से खारी, ख से खंडेला और में से मेंढा नदी। तो ये सांबर झील की नदियां भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अगली आंतरिक अफवाह में आपके रूपारेल नदी, कौन सी नदी बच गई? रूपारेल नदी। एक तो रूपारेल बची है, एक बची है आपके साबी नदी। फिर आपकी आंतरिक अफवाह की नदियां क्या हो गई है? समाप्त। तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर की उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पड़ती है? ये अलवर में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना इसका कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? अलवर के अंदर। कौन सी नदी का उद्गम? रूपारेल नदी का उद्गम। विलुप्त कहां पर हो जाती है? कुशलपुरा गांव सीकरी भरतपुर में। कहां पर है? कुशलपुरा गांव सीकरी भरतपुर में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। अब यहां पर रूपारेल नदी है, ये भरतपुर के अंदर है। इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बांध, जिसे मोती सागर बांध बोलते हैं। कौन सा सागर बांध? मोती सागर बांध। रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बनाया गया है? मोती सागर बांध। और मोती सागर बांध के पास में एक झील बनाई गई है जिसे मोती झील बोलते हैं। क्या कहा जाता है? मोती झील। और मोती झील से पहले भरतपुर को पेयजल की सप्लाई होती थी, इसीलिए इस मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन। भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन किसे बोला जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कौन सी झील? मोती झील को। कहां पर है ये? भरतपुर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी का ही पानी किस में आता है? मोती झील के अंदर। और इसी नदी के किनारे कौन सा बांध बना हुआ है? मोती सागर बांध। उद्गम कहां से होता है इसका? उदयनाथ की पहाड़ियां। कहां पड़ती है ये? अलवर में। और विलुप्त कहां हो जाती है? कुशलपुरा गांव सीकरी भरतपुर में जाकर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस नदी के उपनाम भी ध्यान रखना, अन्य किन नामों से जानी जाती है? इसे लसवारी नदी का उपनाम है इसका, लसवारी नदी, या इसे वराह नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी बोला जाता है? लसवारी नदी या वराह नदी। तो रूपारेल नदी उपनाम लसवारी नदी या वराह नदी बोलते हैं। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से। विलुप्त कुशलपुरा गांव सीकरी भरतपुर में। भरतपुर में इस नदी के किनारे कौन सा बांध? मोती सागर बांध है। इसी के पास में कौन सी झील है? मोती झील है। और मोती झील को क्या बोलते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और इस नदी का एक और याद रख लेना कि इसके किनारे एक सभ्यता भी है जिसका नाम है नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नोह सभ्यता। कहां पड़ती है ये? भरतपुर के अंदर। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन। तो लोह युगीन नोह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? रूपारेल नदी के किनारे। किसके किनारे है? रूपारेल। इसके बाद में आपके अंतिम और लास्ट नदी बच रही है आंतरिक अफवाह की, साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी। साबी नदी का उद्गम यह आपका जयपुर जिला है। कौन सा जिला है? जयपुर। यह है अलवर। तो उद्गम होता है यहां पर सेवर की पहाड़ियों से। कहां होता है? उद्गम। उद्गम कहां से होता है इस नदी का? सेवर पहाड़ियां। सेवर पहाड़ियां जयपुर से। साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। यहां से निकलकर ये उत्तर की ओर बहती हुई अलवर में, और उसके बाद में कहां चली जाती है? विलुप्त। विलुप्त कहां पर हो जाती है? पटौदी स्थान, गुड़गांव में गुड़गांव के पास पड़ता है। गुड़गांव का वर्तमान में नाम चेंज होकर गुरुग्राम हो गया है। और ये जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर। कहां पड़ता है? हरियाणा।
साबी नदी का उद्गम कहां से? सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। विलुप्त कहां हो जाती है? पटौदी स्थान गुड़गांव हरियाणा में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। उद्गम जयपुर से हो गया इसका। और अलवर को दो बराबर भागों में बांटती है, ध्यान रख लेना, अलवर को दो समान भागों में बांटती हुई। अलवर को दो समान भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? शाबी नदी। कौन सी नदी है? शाबी। इस जयपुर के अंदर इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी ये? जोधपुरा सभ्यता। और कैसी सभ्यता है ये? लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन। तो नोह सभ्यता तो कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर के अंदर। और जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जयपुर में विकसित हुई है। साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। जयपुर में जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे अलवर को दो भागों में बांटती हुई विलुप्त कहां हो जाती है? पटौदी स्थान गुड़गांव हरियाणा में। तो नोट लगाकर लिख लेना इसके अंदर, आंतरिक अफवाह की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। किधर? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर बहने वाली आंतरिक अफवाह की एकमात्र नदी। उत्तर की ओर बहने वाली आंतरिक अफवाह की एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर, पूर्णतः राज्य में बहने के आधार पर कांतली। उत्तर की ओर बहने वाली आंतरिक अफवाह की एकमात्र नदी कौन सी हो गई? शाबी नदी हो गई। कौन सी नदी? शाबी। तो यहां पर आपके आंतरिक स्थलीय अफवाह तंत्र क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। सर्वाधिक कितने परसेंट पर है ये? राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्र पर है। राजस्थान के ज्यादातर उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। और कौन सी नदियां आएगी इसके अंदर? ऐसी नदियां जो बहते हुए रास्ते में रेत में जाकर विलुप्त हो गई। कौन सी अफवाह तंत्र में आती है? आंतरिक या अंतः स्थलीय अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो यहां पर यह आपका आंतरिक अंतः स्थलीय अफवाह तंत्र कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूं कि सभी घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है वो बुक्स वगैरह की भी आप सहायता ले सकते हैं। और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें। खुद के हाथ के बने हुए नोट्स आसानी से याद हो जाते हैं। और सब स्वस्थ रहें। कोरोना के अंदर आशा करता हूं कि सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और पढ़ाई का सही टाइम का सही सदुपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।